हेलो एवरीवन, दिस इज शनीला एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशिनो। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे राजस्थानी शैली को पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने मुगल शैली को कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, राजस्थानी शैली पढ़ेंगे, वो भी डिटेल के साथ। राजस्थानी शैली भी बहुत ही लंबा टॉपिक है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या है कई पार्ट से पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी भी बहुत सारी उपशैली हैं। ठीक है, तो हर उपशैली को हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल और परसों की क्लास में हम लोगों ने घटना चक्र की थी, जिसमें हम लोगों ने राजस्थानी शैली के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए थे। अगर आपने वो क्लासेस ना देखी तो उन क्लासेस को भी आप देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में दे दूंगी। और हाँ, आपको घटना चक्र भी करनी है। पूरी चीज़ें आपकी प्लेलिस्ट में बन रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में सारे ही टॉपिक को क्लियर करिए। ठीक है, अगर आपने बहुत से टॉपिक नहीं पढ़े होंगे, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, अभी चैनल को ज्वाइन किया होगा, तो आपने बहुत से टॉपिक्स यहाँ पर नहीं पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो मैं उनको बता देती हूँ कि प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, राजस्थानी शैली है। ठीक है, आज हम लोग राजस्थानी शैली देखेंगे। ठीक है, कल उसकी उपशैली से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थानी शैली की टाइमिंग की बात करेंगे, इसका टाइम पीरियड क्या रहता है। ठीक है, क्योंकि कोई शैली जब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसकी हम टाइमिंग देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि आपकी ये शैली कब से कब तक रही। ठीक है, तो टाइमिंग की बात करें तो ये 1550 से लेकर के 19वीं ईस्वी तक के इसका टाइम पीरियड रहता है। 1550 से लेकर के 19वीं ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, हालांकि आपके 1550 बिल्कुल एक्यूरेट नहीं शुरू हो जाती। कोई भी चीज़ होती है तो एकदम से नहीं शुरू होती है। आपको अच्छे से पता है कि आज चीज़ खत्म हुई और कल से आपको शुरू हो गई। कोई यहाँ पर कह सकते हैं, कोई यहाँ पर कोई महल थोड़ी ना है, कोई इमारत थोड़ी ना है कि आज आपने उसकी नींव रख दी। ठीक है, ये क्या है, आपके एक टाइम पीरियड की बात यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर चित्रकला की बात हो रही है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आपने यहाँ पर कोई इमारत बनाना खड़ी की और पहली ईंट रख दी तो वही उसके टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया। ऐसा इसमें नहीं होता है। ठीक है, फिलहाल आपको याद क्या रखना है, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है, तो 1550 से लेकर के 19वीं ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, शताब्दी पूछा जाए, किस शताब्दी से किस शताब्दी तक हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 1550 है तो कौन सी शताब्दी हो जाएगी, 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक के इसका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस आपके बन गए। ईस्वी पूछा जाए तो 1550 से लेकर के 19वीं ईस्वी रहेगा। ठीक है, अगर आपसे शताब्दी पूछा जाए तो 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक के इसका टाइम पीरियड रहेगा राजस्थानी शैली का। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि राजस्थानी शैली के साथ साथ और कौन सी शैली चली। देखिए, क्वेश्चन हर तरीके से पूछा जा सकता है, इस वजह से हर तरीके से आपको पढ़ना है, बैक चीज़ें लेके चलनी है। ठीक है, यानी कि जो हम लोग पढ़ चुके उसको भी चीज़ें हम लोग को लेके चलिए। अगर हम बात करें राजस्थानी शैली के साथ साथ में और कौन सी शैली चली, तो बिल्कुल आपको किसको याद रखना है, मुगल शैली को याद रखना है, क्योंकि मुगल शैली का भी टाइम पीरियड इसी के टाइम पीरियड के बराबर था, मुगल शैली। ठीक है, तो आपकी अगर बात हम लोग करें, मुगल शैली और राजस्थानी जो शैली थी वो क्या है, दोनों साथ साथ में चली थी। मुगल शैली का टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है, तो 16वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक के मुगल शैली का टाइम पीरियड रहता है। तो इस टाइम पीरियड को आप मैच कर लीजिए। ठीक है, तो 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक के किसका टाइम पीरियड रहेगा, राजस्थानी शैली का। और मुगल शैली का टाइम पीरियड कब से कब तक रहेगा, 16वीं शताब्दी से लेकर के यहाँ पर 19वीं नहीं होगा, 18वीं शताब्दी यहाँ पर रहेगा। ठीक है भाई, इतना आपका फर्क है, यानी कि 100 साल का यहाँ पर फर्क हो गया। समझ में आता है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है कि राजस्थानी शैली और मुगल शैली लगभग क्या है आपकी साथ साथ चली थी। ये चीज़ आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, इस वजह से आपको समझ के चीज़ें करनी है। ठीक है, वैसे भी अगर आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको वहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, आपको वहाँ पर थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, यानी क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जाता है। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि राजस्थानी शैली का टाइम कितना है। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट पूछ लिया है, इस तरीके से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप नेट की तैयारी करें तब तो आपको बहुत ही डिटेल से और बहुत ही अच्छे से पढ़ना होता है। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पढ़ने होते हैं कि राजस्थानी शैली का टाइम पीरियड क्या है, राजस्थान शब्द मतलब कहने का मतलब बिल्कुल एक्यूरेट वन वर्ड में आंसर आपको नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर राजस्थानी शैली पे हम लोग आते हैं। इतनी चीज़ हो गई। अगर हम बात करें सबसे पहले, देखिए
होता क्या है कि राजस्थान जो आपका है क्षेत्र है वो क्या है कई नामों से बुलाया जाता है। कई नाम यानी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको बुलाया है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं जब हमारे यहाँ ब्रिटिश आए थे तो ब्रिटिश इसको अलग नाम से बुलाते थे, ठीक है। फिर आज़ादी के बाद अलग नाम से बुलाया गया, ठीक है। तो कई नामों से राजस्थान को यहाँ पर बुलाया जा, राजस्थान जो क्षेत्र है उसको कई नामों से क्या है बुलाया जाता है। अब देखिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे, जो क्वेश्चन बनते जा रहे मैं बताती जा रही हूँ। सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था, किसने किया था, कर्नल टॉड ने किया था। किसने किया था, कर्नल टॉड ने सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। कर्नल टॉड कौन थे, ये थे एक ब्रिटिश अधिकारी थे। कौन थे, ये ब्रिटिश अधिकारी थे, ठीक है। ये भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कभी कभी कि ये कौन कला समीक्षक हैं, ब्रिटिश अधिकारी हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। क्योंकि आपका ईवी हैवल से रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट टाइम आपका मतलब टीजीटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था ईवी हैवल के बारे में, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सब चीज़ें समझ के करनी है, तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आप मेरी क्लासेस को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी, ठीक है। चलिए, कर्नल टॉड कौन थे, एक ये ब्रिटिश अधिकारी थे। इन्होंने सबसे पहले क्या है राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, कब किया था, तो 1829 में किया था। कहाँ किया था, इनकी एक पुस्तक है कौन सी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है वो किसकी है, कर्नल टॉड की है। इसमें इन्होंने क्या है 1829 में क्या है राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। तो ये चीज़ आपको इतनी चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं जब यहाँ पर अंग्रेज़ आए थे तो अंग्रेज़ क्या है इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो इसको क्या है राजपूताना भी कहते थे, अंग्रेज़ लोग इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे राजपूताना बोलते थे। क्या बोलते थे, राजपूताना अंग्रेज़ लोग इसे बोलते थे। इसके और भी नाम है, जैसे कि बोलते थे रायथान, ठीक है। तो रायथान भी इसी का एक नाम है, ठीक है। राजवाड़ा, ठीक है, राजवाड़ा भी राजस्थान का ही एक नाम है। तो इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी चीज़ें राजस्थान से रिलेटेड आपको समझ के करनी है। अब हम बात करते हैं कि भारत सरकार ने राजस्थान शब्द को कब स्वीकार किया था। तो होता क्या है, जब यहाँ पर ब्रिटिश लोग आए थे तो उस समय इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे राजपूताना कहते थे, ठीक है, राजपूताना कहते थे, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है 1956 में भारत सरकार ने ठीक है 1956 में भारत सरकार ने इस क्षेत्र को क्या स्वीकार किया, राजस्थान स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया, राजस्थान स्वीकार किया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले अंग्रेज लोग इसे कहते क्या थे, राजपूताना कहते थे। फिर 1956 में भारत सरकार ने इसे राजस्थान के रूप में स्वीकार किया। ये चीज़ आपकी यहाँ पर इतनी चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं जो राजस्थानी शैली है, ठीक है, राजस्थानी जो शैली है इसकी पूर्व पीठिका कौन सी है शैली है। कहने का मतलब राजस्थानी शैली निकल के किस शैली से आती है, कैसे राजस्थानी शैली आपके अस्तित्व में आती है। देखिए जब आपकी अभ्रंश शैली क्या है, गिरावट पे आ जाती है, अभ्रंश शैली का अस्तित्व होने लगता है, या अभ्रंश शैली की क्या है जो हमने शैली पढ़ी थी उसकी कुछ विशेषताएं बदल के ही कौन सी शैली आती है, आपकी आती है, कुछ विशेषताएं बदल के ही आपकी कौन सी शैली बन जाती है, राजस्थानी शैली बन जाती है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, अभ्रंश शैली के और कौन कौन से नाम है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो सकता है वहाँ पर अभ्रंश शैली ना दिया हो। तो जैन शैली भी इसे कहते हैं, अभ्रंश शैली को जैन शैली भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, गुजराती शैली कहते हैं। अब गुजरात आपका कहाँ है, पश्चिम भारत यानी कि भारत के पश्चिम की तरफ है, तो इसको पश्चिमी भारतीय शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्चिमी भारतीय शैली भी कहते हैं, किसको, अभ्रंश शैली को, ठीक है। हालांकि अभ्रंश शैली में आपको पढ़ा चुकी हूँ तो आपको अच्छे से पता होगा, हो सकता है बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी देख रहे हो जिन्होंने क्लास ना ली हो, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो अभ्रंश शैली बोले, जैन शैली बोले, गुजराती शैली बोले, या पश्चिमी भारतीय शैली बोले। अब जाहिर से अभ्रंश शैली में जैन धर्म से संबंधित चित्र बने, इस वजह से इसे जैन शैली कहा जाता है। तो यही अभ्रंश शैली की कुछ विशेषताएं चेंज होकर क्या बन जाती है, ये राजस्थानी शैली बन जाती है।
अगर हम बात करें कौन कौन सी विशेषता, जैसे कि आपको पता है अभ्रंश शैली में कितने चश्म चेहरे बने थे, तो अभ्रंश शैली में क्या है आपके 1.25 चश्म चेहरे बनते थे। ठीक है, अभ्रंश शैली में आपके 1.25 चश्म चेहरे बनते थे। और राजस्थानी शैली में क्या है, जब 1.25 चश्म चेहरे से आपके 1 चश्म चेहरे बनने लगे, ठीक है, तो ये 1 चश्म चेहरे किसकी विशेषता हो जाएगी, ये राजस्थानी शैली की विशेषता हो जाएगी। ठीक है, तो 1 चश्म चेहरे यानी कि 1.25 चश्म चेहरे से 1 चश्म चेहरे यहाँ पर बनने लगे। इतनी चीज समझ में बात आई। इसके अलावा आप देखते हैं अभ्रंश शैली में जो रेखाएं हैं वो कैसी रेखाएं थी, कोणीय रेखाएं थी। ठीक है, रेखाएं जो थी वो कोणीय रेखाएं थी। जब रेखाएं ये गोल तरीके से बनने लगी, गोल यानी कि गोलाकार यानी कि गोलाई वाली बनने लगी, तो ये क्या हो गई, ये राजस्थानी शैली हो गई। ठीक है, तो उसी तरीके से कहने का सेंस ये है कि उसमें कुछ चेंजेस आने पर वो क्या है किसमें तब्दील होती गई, वो राजस्थानी शैली में तब्दील होती गई। समझ में बात आई। इतनी चीज़ समझ में बात आ गई। चाहे आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जो है चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए, अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठा करिए, जिससे कि आपको समझ में बात आए कि जो मैं अलग से चीज़ें बताती हूँ वो भी आपको नोट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताती हूँ। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर यहाँ पर जो राजस्थानी जो शैली है, यहाँ पर क्या है कहने का मतलब रंग जो क्या है, मतलब अलंकरण रंग का यूज़ होने लगा, मिश्रित रंगों का। जैसे कि उसमें आपके देखा होगा मतलब अभ्रंश शैली में इतना ज़्यादा रंगों का नहीं था, और इसमें क्या राजस्थानी शैली में कुछ और चेंजेस रंगों में भी आए। ठीक है, आपने देखा कि अभ्रंश शैली में क्या है, किस पे बनते थे चित्र, किस पे बनते थे, किस पे बनते थे, जल्दी से बताइए, कागज़ के स्थान पे। ठीक है, अभ्रंश शैली में आपके कागज़ पे चित्र बनना शुरू हो गए थे, आपको अच्छे से पता ही है। फिर इसमें क्या है, वसली का प्रयोग होने लगा। वसली, अब वसली क्या होता है, वसली क्या होता है, कागज़ की तह। ठीक है, कागज़ को चिपका करके, ठीक है, कागज़ को चिपका करके जो है कागज़ तैयार किया जाए, कागज़ को चिपका कर। ठीक है, तो समझ में बात आई कि आपको अभ्रंश शैली में कागज़ पे चित्र लास्ट टाइम बनने लगे थे, आपको अच्छे से पता, जब कागज़ का कागज़ का जब आविष्कार हो गया था तो कागज़ पे चित्र बनने लगे थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या उसी कागज़ को, यानी कागज़ को क्या है एक दो या 2 से 3, 2, 3, 4 इस तरीके कई कागज़ को चिपका करके उसको क्या बोलते हैं, वसली बोलते हैं। तो यहाँ पर वसली पर अंकन होने लगा था, किसमें, राजस्थानी शैली में। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसके पूर्व पीठिका अगर पूछी जाए तो आपको क्या बताना, अभ्रंश शैली ही बताना है। समझ में बात आई। इसके अलावा हालांकि आपकी राजस्थानी शैली पे मुगल शैली का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे आए वैसे आप बताइएगा, वैसे ही आपको वहाँ पर करना है, वैसे आपके ऑप्शन मिलेंगे। ठीक, समझ में बात आई। चलिए आगे हम चलते हैं, पूर्व पीठिका हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, आनंद कुमार स्वामी। अब देखिए आनंद कुमार जो स्वामी हैं, उन्होंने क्या है राजस्थानी शैली को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पूछा जाता है कौन से किन्होंने क्या नाम दिया, कौन से जो यहाँ पर किसको क्या कहते हैं, राजपूत शैली कौन कहता है, राजस्थानी शैली कौन कहता है। ठीक है, और इसी तरीके का मतलब कई चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं आपको 1 बाय 1 बताती जाती हूँ, आप समझते जाएं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आनंद कुमार स्वामी। अगर हम बात करें सबसे पहले राजस्थानी शैली का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था, तो किसने किया था, आनंद कुमार स्वामी ने ही किया था। सबसे पहले राजस्थानी शैली का वैज्ञानिक विभाजन जो किया था वो किसने किया था, आनंद कुमार स्वामी ने ही किया था। कहाँ किया था, तो इनकी एक पुस्तक है, कौन सी, राजपूत पेंटिंग इनकी एक पुस्तक है। कौन सी, राजपूत पेंटिंग इनकी एक पुस्तक है। ठीक है, तो पुस्तक भी याद रखिएगा, राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है, तो ये है आपकी A.K. स्वामी यानी कि आनंद कुमार स्वामी की ये क्या है, पुस्तक है। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी की क्या है, ये पुस्तक है, याद रखिएगा। पूछा जाए आपके आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक का नाम बताइए इनमें से कौन सी है, या पूछा जाए राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है, तो आनंद कुमार स्वामी आपको बताना है। क्लियर। इन्होंने 1916 ईस्वी में इन्होंने जो ये क्षेत्र था, यानी कि कह सकते हैं जो आप ये कह लीजिए जो आपकी उत्तर पश्चिम की जो कला थी उसको क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, उत्तर पश्चिम की कला को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो आपकी हो जाएगी मुगल शैली और दूसरी कौन सी हो जाएगी, राजपूत शैली। ठीक है, एक तो हो जाएगी आपकी मुगल शैली और दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी, राजपूत शैली हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या है, इसी राजपूत शैली को फिर उन्होंने किस में डिवाइड किया, एक मिनट पहले इसको हटाते हैं तब लिखते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, मुगल शैली और राजपूत शैली में इसको बांटा।
फिर इसी राजपूत शैली को क्या है, राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली में बांटा। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए राजपूत शैली के अंतर्गत कौन सी शैली हो जाएंगी, तो राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली हो जाएंगी। आज हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं, राजस्थानी शैली पढ़ रहे हैं। राजस्थानी शैली जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहाड़ी शैली पढ़ेंगे। समझ में बात आई? तो इस तरीके से ये चीज़ आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन पूछा जाए, आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन सी, राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। इतनी चीज़ आ गई समझ में। चलिए आगे हम बात करते हैं राजस्थानी शैली का नामकरण। अब राजस्थानी शैली को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसका नाम रखा है, यानी कि अलग अलग तरीके से इसको पुकारा है। ठीक है, अगर हम बात करें आनंद कुमार स्वामी, देखिए सबसे पहले बात करते हैं राजपूत शैली इसको किसने कहा है, राजपूत शैली इसको किसने कहा है। अब हाँ, ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर राजपूत शैली क्यों कहा गया है। यहाँ पर जैसे कि राजपूत शैली मैंने बताया, तो राजपूत शैली क्यों, क्योंकि यहाँ पर राजपूताना थोड़ा सा प्रभाव था, इस वजह राजपूत शैली यहाँ पर राजपूताना प्रभाव था, इस वजह से आनंद कुमार स्वामी ने कहा कि इसका नाम क्या होना चाहिए, राजपूत शैली होना चाहिए। अब देखिए जो राजपूत लोग थे वो आपके खाली राजस्थान में ही नहीं थे, वहाँ पर पहाड़ी इलाके में भी थे, इस वजह से इसका राजपूत नाम देना क्या है, संभव नहीं समझा। मतलब अलग अलग लोग अपनी तरफ से अलग अलग तरीके से व्यूज देते थे, विचार देते थे, इसका नाम ऐसे होना चाहिए क्योंकि ऐसा है कि ऐसा है कि वैसा है, इस तरीके से देते थे। ठीक है, आपको जो टू द पॉइंट चीजें याद रखनी है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें राजपूत शैली इसको किसने किसने कहा, तो आनंद कुमार स्वामी ने इसको राजपूत शैली नाम दिया, ओसी गांगुली ने इसको भी राजपूत शैली ही कहना पसंद किया, अर्नेस्ट बेनफील्ड यानी कि ईवी हैवेल ने भी इसको क्या है, राजपूत शैली ही नाम से पुकारा। ठीक है, और वासिल ग्रे ने भी इसको राजपूत शैली के नाम से बुलाया। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर राजपूत शैली इसमें किसने कहा, या कह सकते हैं कि ओसी गांगुली ने राजस्थानी शैली को किस नाम से बुलाया, तो राजपूत शैली। अगर आपसे पूछे ईवी हैवेल ने किस नाम से बुलाया, तो राजपूत शैली। वासिल ग्रे पूछे तब भी आपको राजपूत शैली, आनंद कुमार स्वामी पूछे तब भी आपको राजपूत शैली। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ मैं, ये आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, इसको हिंदू शैली किसने कहा। ठीक है, इसको हिंदू शैली किसने कहा, तो इसको हिंदू शैली कहा एनसी मेहता। एनसी मेहता ने राजस्थानी शैली को क्या नाम दिया, हिंदू शैली नाम दिया। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। अब इन सब ने क्या है, अलग अलग चीज़ के मतलब बताया कि इसका ये नाम होना चाहिए, इसका ये नाम होना चाहिए, तो सारी चीज़ का खंडन करते हुए, ठीक है, राय कृष्णदास ने और इनके सामने और भी जो विद्वान थे, इसको क्या कहा कि इसका नाम कुछ नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, राजस्थानी शैली होना चाहिए। क्या नाम होना चाहिए, राजस्थानी शैली या राजस्थानी चित्रकला होना चाहिए। ठीक है, तो राय कृष्णदास और उनके साथ और बहुत से विद्वान थे, उन्होंने सारे विचारों को खंडन करते हुए, यानी कि इनके विचारों को खंडन करते हुए कहा इसका नाम और कुछ भी नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, राजस्थानी शैली होना चाहिए। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर पॉइंट बन गए। मैंने पॉइंट वाइज चीज़ें इस लिखी हैं जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, पॉइंट वाइज चीज़ें लिखने से क्या होता है, चीज़ें आपको याद रहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपके नोट्स बनाए। अब हम बात करते हैं राजस्थानी शैली का वर्गीकरण। ठीक है, राजस्थानी शैली का वर्गीकरण देखते हैं कि राजस्थानी शैली में कौन कौन सी उप शैली आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब देखिए, अब ये राजस्थानी शैली का वर्गीकरण आपके सामने। देखिए, राजस्थानी शैली को अगर हम यहाँ पर चित्रकला कह लें, ठीक है, यहाँ पर हम बात कर लें राजस्थानी चित्रकला कह लें या राजस्थानी स्कूल कह लें। ठीक है, राजस्थानी स्कूल कह लें यहाँ पर। ठीक है, ये कह लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो इसकी कितनी उप शैली है, तो हो जाएंगी मेवाड़ शैली, यानी कि इसकी कितनी शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला की कितनी शैली है, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली। इसी तरीके से मेवाड़ शैली की कितनी उप शैली है, तो आपकी हो जाएंगे उदयपुर, नाथद्वार, देवगढ़। ठीक है, मारवाड़ शैली, अब देखिए ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये याद कैसे किया जाए, अभी मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको चुटकियों में याद हो जाएंगी, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी सब चीज़ें देखने के बाद लगता है कि इसको याद कैसे किया जाए। समझ में तो अभी आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में आप भूल जाएंगे, मुझे पता है। ठीक है, ह्यूमन नेचर है भूलना, तो भूलने का तरीका भी आपको आना चाहिए कि कैसे उसको याद रखा जाए। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगी, पहले इसको समझ लीजिए। राजस्थानी जो शैली है उसकी क्या है, 4 क्या है आपकी शैली है, या कह सकते हैं राजस्थानी शैली की 4 क्या है उप शैली हैं। कौन कौन सी हो जाएंगी, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली। इसी तरीके से मेवाड़ शैली की भी क्या है, 3 आपकी, 3 क्या कई हैं, लेकिन मेन याद रखनी है। मेवाड़ शैली की उपशैली कौन कौन सी हो जाएंगी, उदयपुर,
नाथ द्वार और देवगढ़ हो जाएगी। ठीक है, उदयपुर, नाथ द्वार और देवगढ़ हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से मारवाड़ शैली की कौन कौन सी उपशैली हैं? जोधपुर, बीकानेर, नागौर, किशनगढ़ और अजमेर हो जाएगी। ठीक है, हड़ौती शैली की कौन सी उपशैली है? बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली। ठीक है, झालावाड़ा शैली। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएंगी? ये आपकी हो जाएंगी हड़ौती शैली की ये उपशैली हो जाएंगी। ठीक है, हड़ौती शैली की ये क्या हो जाएंगी? उपशैली हो जाएंगी। इसको आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। क्लियर बात हुई? ओके, फिर बात करते हैं ढूंढार शैली की। बात करते हैं ढूंढार शैली में कौन सी आ जाएंगी? जयपुर शैली, अलवर शैली, उनियारा शैली और शेखावटी। ठीक है, उनियारा लिखा हो, उडियारा भी कभी कभी लिखा आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है कौन कौन सी हो जाएंगी। तो हो जाएंगी जयपुर शैली, अलवर शैली और उडियारा शैली। किसकी हो जाएंगी? ढूंढार शैली की ये आपकी उपशैली हो जाएंगी। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आई। इसको एक बार एक मिनट के लिए इसको देख लीजिए अपने आराम से, फिर मैं आगे चलती हूँ। ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं ना, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप लोग इसको पहले देख लीजिए, आंखों में बसा लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी हो गई यहाँ पर शैली। अब हम बात करते हैं इसको याद किया पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, इसके वंश देख लेते हैं। पहले वंश हम लोग समझ लेते हैं कि किसमें। अब मेवाड़ शैली में कौन सा वंश रहेगा? तो आपको याद रखना सिसोदिया वंश। ठीक है, मेवाड़ शैली में कौन सा वंश आपको याद रखना है? सिसोदिया वंश आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सा वंश कहाँ पर चलता था। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं वंश की, यहाँ पर बात हो रही। तो मेवाड़ शैली में कौन सा वंश हो जाएगा? सिसोदिया वंश हो जाएगा। कौन सा वंश हो जाएगा? सिसोदिया ठीक है, वंश यहाँ पर हो जाएगा। मारवाड़ में कौन सा वंश हो जाएगा? राठौर वंश। ठीक है, किस यानी कि कह सकते हैं मारवाड़ी शैली को किसने बढ़ावा दिया? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? राठौर वंश हो जाएगा। हड़ौती शैली में कौन से हो जाएगा? हाड़ा वंश यहाँ पर हो जाएगा, हड़ौती से हाड़ा वंश। ठीक है, ठीक है, ढूंढार शैली को क्या है? कौन सा वंश हो जाएगा? कछवाहा वंश हो जाएगा। समझ में बात आई? तो इस तरीके से आपको वंश याद रखने हैं। मेवाड़ शैली का कौन सा हो जाएगा? सिसोदिया वंश हो जाएगा। मारवाड़ शैली का कौन सा वंश हो जाएगा? राठौर वंश हो जाएगा। हड़ौती शैली का कौन सा वंश हो जाएगा? हाड़ा वंश हो जाएगा। और ढूंढार शैली का कौन सा वंश हो जाएगा? कछवाहा वंश हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग इसकी जो उप शैली है उनको हम लोग ट्रिक वाइज याद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे मेवाड़ शैली की ट्रिक देखेंगे कि किस तरीके से हमको याद करना है, क्योंकि हमको तो याद भी करना होता है ना। ठीक है, चलिए, सबसे पहले आपको मैंने बता दिया मेवाड़ शैली की उपशैली है कौन कौन सी। उदयपुर हो गई, नाथ द्वार हो गई और देवगढ़ हो गई। ठीक है, समझ में आता है? इतनी चीज़ आप समझ लीजिए पहले। उदयपुर, नाथ द्वार और देवगढ़। हो सकता है अभी आपको ये शैली याद हो, लेकिन हो सकता है जब आपके एग्जाम में जब चारों ऑप्शन आपको दे रखे हो, नाथ द्वार, देवगढ़, ठीक है, उदयपुर है, झालावाड़ है, अलवर है, उडियारा है, यानी कि हर शैली की मान लो 4-4 रख दीजिए, तब भी आपकी कितनी हो गई? 4 चक्कू 16 हो गई। ठीक है, 16 हो गए। अब 16 शैली को कैसे याद किया जाए कि कौन सी शैली किस में आती है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे मेवाड़ शैली की उपशैली की ट्रिक देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोग याद करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग ले लेंगे, किसको ले लेंगे हम लोग? नाथ द्वार। सबसे पहले मेवाड़ को हम लोग क्या कर लेंगे? मेवा। पहले हम लोग क्या मेवाड़ को, अगर मेवाड़ आपके दिमाग में अगर वर्ड आता है तो आपको क्या याद रखना है? मेवे से याद रखना है। ठीक है, मेवाड़ को हम किससे याद रखेंगे? मेवे से याद रखेंगे। ठीक है, अब इसी मेवे से हम क्या है? ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, मेवाड़ से क्या याद रखना है आपको? मेवा याद रखना है। देखिए, ट्रिक है तो आपको पहले हमारी कहानी सुननी पड़ेगी कि मैं आपको आज कहानी सुनाने जा रही हूँ। ठीक है, तो ट्रिक ऐसे होती है। देखिए, अगर मैं लाइन एक बना दूं तो वो ट्रिक याद कभी कभी नहीं रहती है। जैसे लाइन करके ट्रिक बनती है कि एक लाइन दे दी और उसमें सारी जो है ट्रिक आ गई, तो वो भी ट्रिक सही रहती है, लेकिन वो कभी कभी एग्जाम में वो लाइन ही नहीं याद रहती है, यानी कि वो वाली ट्रिक वाली जो लाइन होती है वही आप भूल जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? उस वर्ड से ट्रिक बनाएंगे जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, तो मेवाड़ से आपको क्या बन गया? मेवा बन गया। ठीक है, मेवाड़ से आपको मेवा बन गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाथ द्वार। नाथ से क्या बनाएंगे? आप बनाएंगे भोलेनाथ को बनाएंगे। नाथ से क्या बनाएंगे? भोलेनाथ। ठीक है, भोलेनाथ को बनाएंगे। अब यहाँ पर आपको भोलेनाथ की पिक्चर दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पर भी भोलेनाथ की पिक्चर दिख रही होगी।
ठीक है। और देवगढ़ को क्या बनाएंगे, देवतागढ़ बनाएंगे। देवगढ़ को क्या बनाएंगे, देवतागढ़ बनाएंगे। ठीक है, गण देवता गण बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बनाएंगे। समझ में बात आई। तो क्या होता है, जो भोलेनाथ होते हैं, ठीक है, या देवतागढ़ होते हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा शक्ति होती है। तो शक्ति के लिए क्या खाते हैं, यानी ताकत ऊर्जा के लिए हम क्या खाते हैं, मेवे खाते हैं। मेवे से क्या हमको एनर्जी आती है। ठीक है, मेवे से क्या हमें एनर्जी आती है। तो क्या होता है, जो आपके भोलेनाथ होते हैं या भोलेनाथ हैं और जो देवतागढ़ है, उनके पास ऑलरेडी इतनी शक्ति है कि उनको क्या है, मेवे खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, भोलेनाथ जी को और भी जो देवतागढ़ हैं, ठीक है, और भी जो कह सकते हैं अवतार हैं, ठीक है, तो उनके पास इतनी ऑलरेडी शक्ति है कि उनको क्या है, किसी भी मेवे या किसी भी अलग से कोई भी फ्रूट्स या कोई भी अलग से चीज़ के खाने की ज़रूरत नहीं होती शक्ति के लिए। उनके पास ऑलरेडी शक्ति है। ठीक है, क्यों शक्ति है, क्योंकि वो क्या करते हैं, सुबह ही उठ जाते हैं। किसमें, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ठीक है, यानी कि सुबह ही वो उठते हैं और सुबह करके वो क्या है, अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या क्या याद हुआ। देखिए, भोलेनाथ आपके क्या है, उठते, भोलेनाथ जो हैं, ठीक है, देवता जो गढ़ हैं, उनके पास पहले से इतनी शक्ति होती कि उनको मेवे खाने की ज़रूरत नहीं होती। मेवे खाने की ज़रूरत, अब मेवे से क्या बन गया, मेवाड़ शैली की बात हो गई। ठीक है, समझ में बात आई। क्यों उनके पास शक्ति होती, क्योंकि क्या है, वो सुबह ही उदय, यानी कि उदय, जब सूर्य क्या होता, उदय होता है। ठीक है, जब सूर्य उदय होता है तभी वो क्या है, सूर्य के उदय होने से पहले ही क्या है, वो उठ जाते हैं। ठीक है, इस वजह से उनको किसी भी एक्स्ट्रा ताकत के लिए कोई भी चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर याद हो गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, देखिए लाइन भी बनती है, लेकिन लाइन से आपको चीज़ें नहीं याद होती हैं। ऐसे आप वहाँ पर जब नाथ द्वारा देखेंगे तो नाथ से क्या याद रख लेंगे, भोलेनाथ। ठीक है, देवगढ़ से क्या याद रख लेंगे, देवतागढ़। ठीक है, देवतागढ़ को क्या है, ताकत की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, मेवा देखेंगे वहाँ पर मेवाड़ शैली तो होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेवा खाने की भोलेनाथ जी को या देवतागढ़ को ताकत के लिए मेवे खाने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों, क्योंकि वो क्या है, सुबह सवेरे ही उठ जाते हैं और ध्यान में लीन हो जाते हैं। उनको क्या है, इन सब चीज़ों की, बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। समझ में बात आई, आपको ये चीज़ याद हो गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ भी मेरे से मिस्टेक हो गई हो, यहाँ पर जैसे जाहिर सी बात धार्मिक चीज़ें दी हैं, कुछ भी मिस्टेक हो गई तो उसके लिए मैं सॉरी बोली। यहाँ पर सिर्फ याद करने का मैं तरीका बता रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं मेवाड़ शैली की उपशैली। अब मेवाड़ शैली को हम कैसे याद रखेंगे। मेवाड़ शैली में तो आपकी एक ये वाली दी है, 1 2 3 4 5, 5 शैली दी है। अब इन 5 शैली को कैसे याद किया जाए, चलिए याद करते हैं, इसको भी याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर मारवाड़ से आपको याद रखना, मारवाड़ जब भी आपके दिमाग में वर्ड आए, यानी कि ऑप्शन में आए, तो आपको इस तरीके की वेशभूषा याद रखनी है। ठीक है, यानी कि मारवाड़ी लोग आपने देखा होगा, मारवाड़ी क्या कह सकते हैं, जो राजस्थानी लोग हैं वो इस तरीके से देखा होगा, आप बहुत ढेर से क्या है ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं और इस तरीके से ये उठा होता है। इस तरीके कहने का मतलब खूब बढ़िया से पहनते हैं, खूब अच्छे से सजते हैं। ठीक है, इनकी अलग ही तरीके की एक वेशभूषा होती है। ठीक है, तो राजस्थानी शैली देखा जाए, राजस्थान में तो आपका मेवाड़ मारवाड़ सब कुछ आएगा, लेकिन आपके दिमाग में भाई याद करना तो कुछ ना कुछ दिमाग में आपको सेट तो करना ही पड़ेगा। जहाँ पर मारवाड़ शब्द है तो मारवाड़ी आपको याद रखना। मारवाड़ी लोग क्या है, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर वेशभूषा पहनते हैं। इस तरीके से आपके दिमाग में इमेज आना चाहिए। जब आपके दिमाग में इमेज आएगी तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, समझ में बताए। ठीक है, जोधपुर तो आपको याद ही रहेगा, क्योंकि मारवाड़ को ही जोधपुर कहते हैं, मारवाड़ शैली को ही जोधपुर शैली भी कहते हैं। ये आपको याद रहेगा, इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे हम चलते हैं यहाँ पर बीकानेर शैली, नागौर शैली, ठीक है, किशनगढ़ शैली और अजमेर शैली। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे जो आपकी मेवाड़ी जो लोग हैं वो क्या है, बहुत से क्या है ऑर्नामेंट पहनते हैं, बहुत से आभूषण पहनते हैं अपने को क्या है सुंदर दिखाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। ठीक है, तो सुंदर दिखने के लिए उनको क्या आभूषण पहनने पड़ते हैं। ठीक है, और क्या है, जब उनको हम क्या देखेंगे, गौर से देखेंगे। ठीक है, जब गौर से देखते हैं, गौर से क्या बन जाएगा, नागौर। ठीक है, गौर से क्या बन जाएगा आपका नागौर। ठीक है, याद रखिएगा, देखिए ध्यान से समझना पड़ेगा आपको ट्रिक देखनी है तो आपको समझना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। जब उनको हम क्या देखते हैं, गौर से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तब देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे क्या है गहने पहन रखे होते हैं। ठीक है, बहुत अलग तरीके के यहाँ पर आभूषण उन्होंने पहन रखे होते हैं। अब गौर से देखने के लिए क्या लगेंगे, गौर याद रखने, गौर से क्या बन जाएगा आपका नागौर बन जाएगा। अब इन्हीं गहने को खरीदने के लिए क्या है, कहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे जहाँ पर क्या है ये ऑर्नामेंट, ये आभूषण क्या होंगे, बिकते होंगे। क्या बिकते होंगे, ये आभूषण जब बिकते होंगे वहाँ ये जाएंगे। यहाँ पर मैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
ठीक है। तो जहाँ पर ये गहने बिकते होंगे ये वहीं पर तो जाएंगे, तो बिकने से क्या याद रखेंगे, बीकानेर याद रखेंगे। समझ में बात आई कि क्या? फिर से सुनिए मेरी, फिर से सुनिए, ट्रिक आप ध्यान से जब सुनेंगे तभी आपको समझ में बात आएगी। देखिए, मारवाड़ी जो लोग होते हैं वो क्या, मारवाड़ी जो लेडीज़ हम देखेंगे या राजस्थानी जो लेडीज़ देखेंगे वो क्या होते हैं, जो ट्रेडिशनल उनकी जो ड्रेस होती है उसमें बहुत सारे जो है गहने वगैरह, ऑर्नामेंट वगैरह, आभूषण वगैरह पहनती हैं। ठीक है, जब उनको क्या देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो जब गौर से देखेंगे क्या बन जाएगा, नागौर बन जाएगा। ठीक है, ये इतना आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, अब इन्हीं गहनों को खरीदने के लिए, इन्हीं गहनों को खरीदने के लिए क्या जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर क्या है, ये गहने क्या होंगे, बिकते होंगे। ठीक है, तो कहाँ जाएंगे, मार्केट जाएंगे और कहाँ जाएंगे, ठीक है, तो जहाँ पर ये गहने बिकते होंगे वहाँ पर ये वहाँ पर जाएंगे और इन गहनों को खरीद के लाएंगे। तो बिकने से क्या याद रखेंगे आप, बीकानेर याद रखेंगे। बिकने से आप क्या याद रखेंगे, बीकानेर याद रखेंगे। जहाँ पर ये गहने बिकते होंगे वहीं से ये गहने खरीदेंगे। समझ में बात आई। अब इन गहनों को पहनकर सज संवर कर क्या करते हैं, ये अपने लड्डू गोपाल को यानी कि किशन, ठीक है, क्या यानी कि कृष्णा, बाल कृष्णा को क्या करते हैं, ये रिझाएंगी। ठीक है, यानी कि अपने बाल कृष्णा को क्या है, रिझाएंगी, यानी कि उनको मनाएंगे, एज अ कह सकते हैं मदर के रूप में उसको क्या है, मतलब प्यार करेंगी, लाड करेंगी। ठीक है, कौन, ये लेडीज। ठीक है, तो कृष्णा से क्या याद रखेंगे, किशनगढ़। समझ में बात आई, समझ में आपको आ गया होगा। गौर से देखेंगे तो नागौर बन गया, नागौर बन गया। ठीक है, कहाँ जाएंगी, जहाँ पर ये गहने बिकते होंगे तो बीकानेर बन गया। और इन्हीं गहनों को पहनकर सज संवर कर अपने बाल कृष्णा को क्या करेंगी, रिझाएंगी, उनको प्यार करेंगी, उनको लाड करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से किशन से क्या बन गया, किशनगढ़ शैली बन गया। समझ में बात आ गई। ओके, जोधपुर शैली है, मेरे हिसाब से आपको याद होगा, मारवाड़ शैली की शैली है, आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, अजमेर शैली भी आपको यहाँ पर याद रहेगा। ठीक है, तो जोधपुर और अजमेर, जोधपुर से आपको जोधाबाई याद रख लेना। ठीक है, जोधाबाई से आपको मारवाड़ शैली याद रखना, ये आपको याद होगा। इसमें मुझे नहीं लगता इसमें ट्रिक बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, अजमेर शैली भी आपको याद होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक हम लोग देखते हैं। देखिए, बहुत ही सामने पिक्चर देखेंगे आप समझ जाएंगे। आपको जो है बस ये इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए। हड़ौती से पहले, हड़ौती को हम चेंज करेंगे, किससे चेंज करेंगे पहले ये बताइए। हड़ौती को चेंज करेंगे, हड़प से चेंज करेंगे, हड़पना, हड़पना। ठीक है, हड़ौती को कौन से वर्ड, जब हड़ौती आपके दिमाग में आएगा तो क्या दिमाग में आना चाहिए, हड़पना आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक क्या होता है, ये इसमें क्या होता है कि इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने इनका ड्रेस हड़प लिया और इन्होंने इनका ड्रेस हड़प लिया। ठीक है, इन्होंने क्या है, बूंदी वाला कोट पहनकर, यानी बिंदी वाला कोट पहनकर, बिंदी वाला कोट पहनकर क्या किया, इनका क्या है, ये ड्रेस क्या कर ली, हड़प ली। और इन्होंने क्या किया, इनका ड्रेस पहनकर, यानी कि क्या है, झालावाड़ा, यानी कि झालर वाली फ्रॉक पहनकर। ठीक है, झालर वाली फ्रॉक किसकी हड़प ली, इनकी हड़प ली। ठीक है, यानी कि एक दूसरे की चीज़ों को हड़प लिया। ठीक है, तो झालर वाली फ्रॉक क्या कर ली, हड़प ली। ठीक है, झालर वाली फ्रॉक क्या कर ली, हड़प ली अपनी बीवी की। यहाँ पर बीवी, यहाँ पर पति पत्नी मान लीजिए सीधे, हालांकि ये हीरो हीरोइन है, आपको पता ही है। रणवीर कपूर आपको यहाँ पर दिख रही है और ये कौन है, दीपिका पादुकोण। ठीक है, तो यह तो आपको पता ही है। ठीक है, तो क्या किया, पति ने क्या किया, अपनी पत्नी की जो है खूब झालरदार फ्रॉक क्या है, हड़प लिया, उसको चुप्पे से पहन लिया। ठीक है, और पत्नी ने क्या किया, बिंदीदार कोट पहन करके क्या है, उसकी जो है ड्रेस को क्या हड़प लिया। ठीक है, तो बिंदीदार कोट आपका किस में हो जाएगा, किस में हड़पा, हड़ौती में हड़पा। ठीक है, झालर वाली फ्रॉक में किस में हड़पा, तो हड़ौती में हड़पा। इस तरीके से आपको ये ट्रिक याद रखनी। ये पिक्चर अगर आपको याद रही तो आपको याद रहेगी। समझ में बात आई। अब ट्रिक है तो अजीब सी होगी ही, अब थोड़ा सा आपको समझना तो भाई पड़ेगा ही। ठीक है, चलिए हो गया, हाड़ावंश यहाँ पर हो गया क्लियर। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट ट्रिक हमारी क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हो गया आपकी ढूंढार शैली की उपशैली। अगर आपको बिना ट्रिक के याद होती तो आप बहुत अच्छी बात है, बिना, ये उनके लिए है जो आपसे जिनको नहीं याद हो रही है, मुझे कमेंट करते कि मैं याद नहीं हो रही, उनके लिए मैं बता रही हूँ। आप ढूंढार से आज क्या रखना है, आपको ढूंढना, ढूंढार से क्या रखना है, ढूंढना याद रखना। ढूंढार से आपको क्या रखना है, ढूंढना। ठीक है, हर वर्ड को पहले उसको चेंज करेंगे फिर आपको समझ में आएंगी। ढूंढार से क्या याद रखना, ढूंढना याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप जयपुर को क्या बोलते हैं, पिंक सिटी बोलते हैं। ठीक है, जयपुर को क्या बोलते हैं, पिंक सिटी बोलते हैं। ठीक है, ये तो पता ही है आपको, जयपुर को क्या है, पिंक सिटी। तो जयपुर के जो महल हैं वो क्या है, पिंक कलर के हैं। ये ऐसे महल आपको कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे। ठीक है,
तो पिंक वाले महल कहीं भी ढूंढने से आपको नहीं मिलेंगे, ये अलग तरीके के महल हैं। ठीक है, तो पिंक कलर के महल आपको कहाँ ढूंढने से मिलेंगे, तो सिर्फ आपको मिलेंगे जयपुर में ही मिलेंगे। समझ में बात आई। फिर बात करते हैं अलवर से, बात करते हैं अलवर को क्या बनाना है, आपको आलू बनाना है। अलवर को क्या बनाना है, आपको आलू बनाना है। अब आपने देखा होगा जब आलू की खेती होती है, जब आलू आपके पूरे तैयार हो जाते हैं, फिर क्या किया जाता है, ये जो खेत होते हैं खेतों में क्या करते हैं, आलू को ढूंढ ढूंढ कर खोद कर निकालते हैं। यानी खोद कर क्या करते हैं, उसको ढूंढते हैं कि आलू कहाँ पर है। तो ढूंढ ढूंढ कर कहाँ निकालेंगे, ठीक है, ढूंढ होता वैसे, ठीक है, ढूंढ कर कहाँ निकालेंगे, तो कहाँ से निकालें, खेत से निकालेंगे। तो आलू को क्या किया जाता है, ढूंढ कर निकाला जाता है। आलू को क्या है, ढूंढ कर निकाला जाता है, ढूंढ कर खोद कर निकाला जाता है। तो आलू को क्या बन गया, यहाँ पर ढूंढार शैली बन गया। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये वाली बात करते हैं, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग शेखावटी। शेखावटी से याद रखेंगे हम शेख याद रखेंगे। शेखावटी से क्या याद रखेंगे, शेख। अब शेख देखिए, यहाँ पर 2 शेख बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, आपस में बातें कर रहे हैं कि कौन सी, देखिए यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां, आप देखा होगा जो शेख लोग होते हैं उनकी कई बीवियां होती हैं। ठीक है, तो होता क्या है, क्योंकि वो सामने लड़कियां बैठी हैं आपस में बातें कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं इसमें बस बताओ कौन सी लड़की न्यारी है, न्यारी मतलब प्यारी है, कौन सी लड़की न्यारी है जिससे अब उनकी नेक्स्ट बेगम बने जाके। ठीक है, तो कौन सी लड़की इनकी न्यारी है। दोनों शेख क्या है, आपस में बातें कर रहे हैं और इस पर सेट कर रहे हैं कि कौन सी यहाँ पर लड़की न्यारी लग रही, प्यारी लग रही, सुंदर लग रही है। ठीक है, वो आगे के लिए उनकी क्या है, मतलब वाइफ बने। ठीक है, तो यहाँ पर न्यारी से क्या याद रखना है, उनियारा याद रखना है। न्यारी से क्या याद रखना है, उनियारा आपको याद रखना है। समझ में बात आई, ये चीज़ हो गई। अब यही जो शेख लोग हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा और रुपया होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सोना चांदी इनके पास होता है, सोना बहुत ज़्यादा होता है अगर इनके पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ मैं बता, हाँ चलिए अभी चीज़ें अभी समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये जो शेख लोग हैं इनके पास बहुत ज़्यादा क्या होता है, गोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, गोल्ड होता है। अगर इनके एक भी गोल्ड का सिक्का गिर भी जाए तो वो क्या है, ढूंढने थोड़ी ना निकलेंगे, इतना ज़्यादा इनके पास गोल्ड ही है। अगर थोड़ा सा सिक्का एक मान लो गिर भी गया तो क्या है, वो ढूंढने निकलेंगे, तो बिल्कुल नहीं ढूंढने निकलेंगे। तो शेख लोग का अगर मान लीजिए थोड़ा सा गोल्ड गिर भी गया तो वो क्या है, ढूंढेंगे उसे नहीं। तो शेख से क्या बन गया, शेखावटी। ठीक है, शेख से क्या बन गया, शेखावटी। और किस शैली में आएंगे, ढूंढने से क्या आएंगे, ढूंढार शैली के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, समझ में आया। और ये क्या है, होते हैं शेखावटी लोग जो होते हैं, यानी कि कहने का मतलब शेख जो लोग होते हैं वो क्या है, न्यारी प्यारी क्या है, लड़कियां ढूंढते हैं। ठीक है, और ढूंढने के लिए क्या अपनी आंखें चलाते हैं। अब न्यारी लड़कियां ढूंढेंगे ही तो न्यारी लड़कियां क्या करेंगे, ढूंढेंगे। ठीक है, तो वो भी आपका क्या है, न्यारी से क्या बन गया, उनियारा, और ढूंढने से क्या, ढूंढार, और शेख तो आपको समझ में आ ही गया। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, हो सकता है आपको समझ में आई हो। अगर आई है तो भाई कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं आई तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थानी शैली की विशेषता। राजस्थानी शैली की हम विशेषता इसी में देख लेंगे, क्योंकि बाद में हम लोग जब देखेंगे मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढार, तो उसमें हम लोग को अलग से फिर से राजस्थानी शैली की विशेषता नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखिए, राजस्थानी शैली की मुख्य विशेषता हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, बस उन्हीं को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। राजस्थानी जो शैली है, इनकी जो रेखाएं कैसी बनाई गई, बारीक रेखाएं और कम रेखाओं का प्रयोग हुआ है। यानी कि कहने का मतलब, कम से मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेखा की मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खींच खाच के दे दिया गया हो, तो इस तरीके से नहीं। तो यहाँ पर रेखा कैसी बनी है, बारीक रेखाओं की प्रधानता है। ठीक है, प्रधानता की बात करते हैं, यहाँ पर बारीक रेखाओं की प्रधानता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका ट्रिक में लग गया, लेकिन ट्रिक अगर आपने एक बार समझ ली तो आपको याद रहती है। ठीक है, कम रेखाओं का प्रयोग किया गया है किसमें, आपके राजस्थानी शैली में। ठीक है, रेखाएं क्या है, बहुत ही कुशलतापूर्वक, बहुत ही सावधानी से कह सकते हैं। ठीक है, कुशलतापूर्वक। ठीक है, कुशलतापूर्वक यानी कि बहुत ही सावधानी से चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। और रेखाएं कैसी, बहुत ज़्यादा गतिशील रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं, गतिशील रेखाएं हैं। जैसे कि आपने अभ्रंश शैली में देखा तो उसमें क्या कोणीय रेखाएं होती है, उसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आपको रेखाएं, गतिशील रेखाएं, अलंकारिक रेखाएं आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। कहाँ पर, राजस्थानी शैली में अलंकारिक रेखाएं यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। ठीक है, समझ में बात आई, बारीक रेखाएं हैं। ठीक है, रेखाएं क्या है, कुशलतापूर्वक खींची गई हैं, गतिशील हैं, अलंकारिक हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इतनी चीज यहाँ पर रेखा से रिलेटेड याद रखनी है। यहाँ पर धरातल के लिए आपको क्या याद रखना है, वसली यहाँ पर याद रखना है। वसली मैंने आपको बता दिया, कई कागज को चिपका करके बनाया जाता है। ठीक, समझ में बात आई। इसके अलावा अगर बात करें शैली, अब यहाँ पर जो शैली है वो कैसी शैली, यहाँ पर शुद्ध भारतीय शैली यहाँ पर है।
ठीक है। कैसी है ये शैली? क्या है? शुद्ध भारतीय है। इस पर किसी भी विदेशी शैली का क्या है? प्रभाव नहीं है। जैसे कि आपको मैंने बताया, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो आपकी मुगल शैली है उसमें क्या है? भारतीय मुगल जो शैली है वो आपकी मुगल जो शैली जो आपकी है वो कैसी है? आपकी ईरानी और प्लस भारतीय शैली का मिश्रण है, भारतीय शैली का मिश्रण है। लेकिन ये जो आपकी है, ये जो आपकी राजस्थानी शैली है, ये पूर्ण रूप से क्या है? भारतीय शैली यानी कि शुद्ध भारतीय शैली है। इस पे क्या है? विदेशी प्रभाव आपको नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पर चेहरे कैसे बने हैं? एक चश्म चेहरे बने, मैंने पहले ही आपको बता दी। यहाँ पर चेहरे कैसे बने हैं? एक चश्म चेहरे बने, किसमें? राजस्थानी शैली में। क्लियर बात? चलिए आगे हम देखते हैं रंग। अब यहाँ पर जो रंग है, जो रंग योजना है, यहाँ पर कैसे चटकीले रंगों की प्रधानता है। कैसे रंगों की प्रधानता है? चटकीले रंगों की प्रधानता है। चटकीले, चटकोले, ठीक है, दोनों ही याद रखिएगा। तो चटकीले रंगों की प्रधानता है किसमें? चटकीले रंगों की यहाँ पर प्रधानता है। कहाँ पर? राजस्थानी शैली में। ठीक है, समझ में बात आई। लाल, नीले, पीले, हरे, सफ़ेद की अधिकता है। लाल है, नीले है, पीले है, सफ़ेद है, इन सब की यहाँ पर मैं लिखती हूँ। लाल है, ठीक है, नीले हैं, ठीक है, पीले हैं, ठीक है, हरे और सफ़ेद, इन सभी रंगों की क्या है? यहाँ पर अधिकता मिलती है। मृग, मछली, खंजन जैसी आंखें। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर राजस्थानी शैली को आपको यहाँ पर पहचानना है तो पहचानने का तरीका क्या है? आँख है। तो यहाँ पर आँख जो क्या है? कहीं पर मृग जैसी, मछली जैसी, खंजन जैसी, इन तरीके की आँखों का यूज़ हुआ है। समझ बताइए। अगर आपसे कहे राजस्थानी शैली को पहचानेंगे कैसे, ठीक है, पहचानने का तरीका क्या है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में आँख मिलेगा और आप वहाँ पर आँख को टिक करके आएंगे और आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में बात आई? इतनी चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ पर भक्त और धार्मिक ग्रंथ देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं भक्त और धार्मिक ग्रंथ। यहाँ पर देखते हैं भक्त मतलब भक्ति वाले, भक्तिपूर्ण, यहाँ ठीक है, भक्तिपूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है? रामायण है, महाभारत है, गीत गोविंद है, भगवत गीता है, बिहारी सतसई है, दुर्गा सप्तशती है। इन ग्रंथों का चित्रण हुआ है किसमें? राजस्थानी शैली में बहुत अच्छे से हुआ है। ठीक है, तो राजपूत चित्रकला में या राजस्थानी शैली में इसमें क्या है? रामायण है, भागवत है, ठीक है, इसके अलावा दुर्गा सप्तशती है, ठीक है, और बिहारी सतसई है। तो इन सभी का चित्रण राजस्थानी शैली में बहुत अच्छे से किया गया है। समझ में बात आई? तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी। क्यों? जाहिर सी बात है, आपको पता है यहाँ पर भक्तिकालीन जो संत हैं, ठीक है, इनकी चीज़ों को, इनके काव्यों को यहाँ पर क्या है? प्रभाव दिखाई देता है। तो इस वजह से क्या है? इन सब चीज़ों का यहाँ पर चित्रांकन भी हुआ है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इनकी और विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य, हाँ नहीं हुआ। अब प्राकृतिक सौंदर्य में हम क्या चीज़ देखेंगे? देखिए नायक के साथ यहाँ पर देखिए जो नायक तो नायक बना ही है, यानी कि मेन चित्र नायक तो बना ही बना है। अब उस चित्र को सजीवता लाने के लिए उससे रिलेटेड और भी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, उस चीज़ को सजीवता लाने के लिए क्या है? उसमें और भी चीज़ें बनाई गई, जैसे कि यहाँ पर क्या किया गया है? नायक के साथ साथ प्रकृतिक का भी अंकन हुआ है। ठीक है, नायक तो बनाया गया है, उसके हिसाब से क्या है? प्राकृतिक चीज़ों का, प्रकृतिक का भी अंकन यहाँ पर अच्छे से किया गया है। समझ में बात आई? इसके अलावा कृष्ण लीला संबंधी चित्र। अब यहाँ पर अगर राजस्थानी शैली की बात करें तो यहाँ पर आपको राधा कृष्ण के, राजस्थानी शैली की बात करें तो यहाँ पर आपको राधा कृष्ण के चित्र अच्छे से मिल जाते हैं। राधा कृष्ण के चित्र अच्छे से मिल जाते हैं, राधा कृष्ण। ठीक है, समझ में बात आई? ठीक है, चलिए कृष्ण लीला संबंधी चित्रों में पशुओं को भी देवता की भावना से, देखिए कृष्ण लीला यानी कि कृष्ण, राधा कृष्ण का चित्र तो बना ही बना, इसके साथ साथ में क्या है? पशुओं को भी देवता के समान, देवता की तरह यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ राधा कृष्ण को बना के रख दिया और उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं बनाई गई, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है? उससे रिलेटेड भी चीज़ें बनाई गई प्राकृतिक में, जैसे कि यहाँ पर आपको जो वन है, पेड़ पौधे हैं, फूल पत्ती हैं, मृग मछली हैं, तालाब हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाता है राजस्थानी शैली में। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ऋतुओं के अनुरूप राग रागनी। ठीक है, ऋतुओं के अनुरूप
राग रागनी और बारहमासा आदि के चित्रों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है राजस्थानी शैली में। ठीक है, तो राग रागनियों का भी अंकन हुआ है और बारहमासा का भी अंकन हुआ है। ठीक है, राग रागनियों का भी अंकन हुआ है और बारहमासा का भी अंकन हुआ है। राग रागनियों के लिए आपको याद रखना है मेन क्या, अगर पूछा जाए राजस्थानी शैली या पहाड़ी शैली, तो आपको याद रखना है राजस्थानी शैली। ठीक है, मुख्य रूप से राजस्थानी शैली। बारहमासा आपको याद रखना है पहाड़ी शैली। ठीक है, तो दोनों ही, हालांकि हुआ दोनों में है, लेकिन मुख्य रूप से आपको याद रखना है राग रागनी के लिए आपको राजस्थानी शैली याद रखना है और बारहमासा के लिए आपको पहाड़ी शैली याद रखना है। ठीक है, रागमाला, यहाँ पर राजस्थानी शैली के लिए आपको क्या याद रखना है, रागमाला। ठीक है, रागमाला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बता रही हूँ, इसको आप याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि पूछ लिया था, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर राजस्थानी शैली के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर बस बचा हुआ है, बस थोड़ा सा, ये लास्ट आपका पॉइंट चल रहा है। ठीक है, लास्ट पेज चल रहा है। कल आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे मेवाड़ शैली की जो उपशैली, उनको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, राजस्थानी शैली के कुछ महत्वपूर्ण तत्व जो मैंने आपको बता ही दे। सर्वाधिक रागमाला का चित्रण किसमें हुआ, राजस्थानी शैली में हुआ, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया। सर्वाधिक बारहमासा के चित्रण किसमें हुआ, तो पहाड़ी शैली में हुआ है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, आपको याद रखना है। कल की क्लास में भी मैंने इसको बताया था जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे, आज मैं फिर से बता रही हूँ। यहाँ पर जो क्षितिज रेखाएं हैं वो क्या है, सदैव ऊपर की ओर बनाई गई हैं। क्षितिज रेखाएं जो हैं आपकी, वो क्या है, क्षितिज मतलब हॉरिजेंटल जो लाइन है वो आपकी कैसी, ऊपर की ओर बनाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर श्रृंगारिक चित्रकला, ये याद रखना है। देखिए, श्रृंगारिक चित्रकला यहाँ पर है, इसी वजह से यहाँ पर जो चित्रण हुआ है वो कैसा है, श्रृंगारिक है। ठीक है, श्रृंगार वाला है। ठीक है, इसी वजह से इस जो है शैली को श्रृंगारिक शैली भी बोलते हैं। किसको, राजस्थानी शैली को। ये आपको याद रखना है, ये चीज़ यहाँ पर मैं लिखना पूरा भूल गई। ये आपको याद रखना है कि इस शैली में ऋतुओं के अनुरूप राग रागनी बारहमासा इन सब का हुआ है। तो जाहिर सी बात, ये सब कैसे हैं, तो ऐसे चित्रों में श्रृंगार रस खुलकर आएगा। ठीक है, श्रृंगार रस होएगा। ठीक है, तो इसी वजह से इस शैली को, यानी कि राजस्थानी शैली को क्या है, श्रृंगारिक शैली या श्रृंगारिक चित्रकला भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे श्रृंगारिक चित्रकला इनमें से कौन सी है, तो आपको राजस्थानी शैली ही याद रखना है। तो इस तरीके से राजस्थानी शैली में आज हम लोगों ने इतनी चीज़ें पढ़ ली। कल की क्लास में इनकी जो उपशैली है, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हड़ौती शैली, ढूंढार शैली, उनको हम लोग एक एक क्लास में पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, अगर ट्रिक आपको समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि चित्रकार से रिलेटेड भी आपको ट्रिक बताई जाए तो वो भी मैं बताऊंगी आपको, अगर आप कमेंट करते तो। चलिए, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिए करिए। ठीक है, वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि PDF को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, यानी कि क्लास का रिव्यू आप लोग ज़रूर दिया करिए कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।